आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को। सो कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स द प्रपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी यूज्ड फॉर फाइनेंसिंग द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। मतलब क्या हुआ कैपिटल स्ट्रक्चर? देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए हमें बोरोड फंड भी चाहिए और हमें ऑनर फंड भी चाहिए, यानी हमें डेट भी चाहिए और हमें इक्विटी भी चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या प्रोपोर्शन रहेगा, कितना बोरोड फंड यानी डेट हम लोग यूज करेंगे, कितना हम इक्विटी या ऑनर फंड यूज करेंगे। द प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी यूज फॉर फाइनेंसिंग द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर। अब देखिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेट भी जरूरी है और ऑर्गेनाइजेशन के लिए इक्विटी भी जरूरी है। डेट रिस्की तो है क्योंकि इसमें आपको लगातार इंटरेस्ट की पेमेंट करनी पड़ेगी, आपको इंटरेस्ट लगातार पे करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आपको टोटल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करना पड़ेगा। इसमें सिर्फ आपको इंटरेस्ट पे करना है, लेकिन अगर आप इंटरेस्ट पे नहीं कर पाए, आप प्रिंसिपल अमाउंट पे नहीं कर पाए, इन दैट केस आपकी ऑर्गेनाइजेशन को लिक्विडेट भी कराया जा सकता है। तो रिस्की है मामला। अब बात करते हैं इक्विटी की। इक्विटी की सिक्योरिटीज सेफ मानी जाती है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि आपको कोई डिविडेंड देने की जरूरत नहीं है। अगर आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा तो आप डिविडेंड मत दो। तो कितना हम इक्विटी रखें, यानी कितनी हम ऑनर कैपिटल रखें और कितना हम डेट फंड रखें अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में, ये सोचने के लिए कंपनी को ध्यान में रखना होता है क्या, इक्विटी शेयर की वैल्यू को। क्योंकि हमारा मेन एम क्या होता है कि हमें अपने इक्विटी शेयर होल्डर के जो वेल्थ है उसको मैक्सिमाइज करना है। तो हमें क्या करना है, हमें कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा मेंटेन करना है कि वैल्यू जो इक्विटी शेयर की है वो इंक्रीज हो, डिक्रीज ना हो। ओके, इसको ध्यान में रखते हुए हम क्या कहेंगे कि कैपिटल स्ट्रक्चर वो प्रोपोर्शन होता है जो ये डिटरमाइन करता है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए इक्विटी फंड कितना होना चाहिए और डेट फंड कितना होना चाहिए। चलिए अब साथ ही साथ हम पढ़ लेते हैं फाइनेंशियल लिवरेज को भी। देखिए, फाइनेंशियल लिवरेज भी क्या है, द प्रोपोर्शन ऑफ डेट इन द ओवरऑल कैपिटल इज ऑल्सो कॉल्ड फाइनेंशियल लिवरेज। मतलब अगर आप अपनी ओवरऑल कैपिटल में डेट को रख रहे हो तो उस डेट का क्या प्रोपोर्शन है, इसको हम फाइनेंशियल लिवरेज भी कहते हैं और इसको भी सेम तरीके से हम डिनोट कर सकते हैं। देखिए, आपको बता देते हैं कि मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो बिल्कुल भी डेट यूज नहीं करती, बिल्कुल भी उसमें बोरोड फंड को यूज नहीं किया जाता। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हम बोलते हैं अनलीवर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब उसमें कोई भी डेट वाली लायबिलिटी हमने इन्वॉल्व नहीं की, और जिसमें हम डेट ले लेते हैं, इक्विटी डेट दोनों को यूज करते हैं, यानी बोरोड फंड और ऑनर फंड दोनों को यूज करते हैं, उसको बोलते हैं लीवर्ड कंपनी या लीवर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो एक ऑर्गेनाइजेशन में हमें कितना डेट रखना है, कितना इक्विटी रखना है, ये सोलली हम डिसाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर। अगर इक्विटी शेयर की वैल्यू बढ़ रही है डेट को यूज करने से, तो हम डेट को अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में इंक्रीज करेंगे। चलिए इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। देखिए, टोटल फंड जो ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रही है, टोटल फंड है कितना, टोटल फंड है जी, हमने लिया 30 लाख। 30 लाख का टोटल फंड, यानी हमारी टोटल कैपिटल जो है वो है कितनी, 30 लाख। इंटरेस्ट रेट है 10% पर एनम। अगर हम यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, अगर हम डेट यूज करेंगे, डेट लेंगे, तो हम इंटरेस्ट कितना देंगे, 10%। टैक्स रेट एज्यूम कर लिया हमने 30%। ईबीआईटी यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हम मान रहे हैं 4 लाख। हम 3 सिचुएशन को यहां ले रहे हैं। पहली सिचुएशन जिसमें हमने डेट को बिल्कुल भी अपने टोटल फंड में, टोटल कैपिटल में इंक्लूड नहीं किया।
सेकंड सिचुएशन 10 लाख का लोन लिया, देखिए टोटल कैपिटल हम एज्यूम कर रहे हैं 30 लाख, तो 10 लाख का अगर हम सिचुएशन सेकंड में डेट ले रहे हैं तो 20 लाख की क्या हो गई, ऑनर कैपिटल या इक्विटी शेयर। ऐसे ही 30 लाख का टोटल फंड है, थर्ड सिचुएशन में अगर हम 20 लाख का डेट यूज कर रहे हैं तो 10 लाख का क्या यूज करेंगे, इक्विटी कैपिटल। अब इन तीनों सिचुएशन में हम देखते हैं कि कौन सी सिचुएशन हमारे लिए बेटर है। ईबीआईटी फर्स्ट सिचुएशन में ईबीआईटी, सेकंड में और थर्ड में तीनों में सेम रहेगी, कितनी, 4 लाख, 4 लाख और 4 लाख। इंटरेस्ट, क्योंकि फर्स्ट सिचुएशन में हमारे पास कोई भी डेट नहीं है, सो इंटरेस्ट कुछ भी नहीं होगा। सेकंड सिचुएशन में हमने कितना लेट किया था डेट अपना, 10 लाख, और इंटरेस्ट कितना एज्यूम किया था, 10%। सो 10 लाख का 10% हुआ 1 लाख, यानी 1 लाख का यहां पर इंटरेस्ट हुआ। सेकंड सिचुएशन में, सॉरी थर्ड सिचुएशन में हमने एज्यूम किया था डेट को 20 लाख, 10% इस पर इंटरेस्ट, तो इसमें इंटरेस्ट कितना हुआ, 2 लाख। तो तीनों ही सिचुएशन देख लेते हैं। पहले वाली में हमारी अर्निंग बिफोर टैक्स हुई कितनी, 4 लाख। सेकंड सिचुएशन में 4 लाख में से 1 लाख लेस किया तो 3 लाख हमारी ईबीटी यानी अर्निंग बिफोर टैक्स, और थर्ड सिचुएशन में 2 लाख। अब टैक्स हमने एज्यूम किया हुआ है 30%, सो 30%, 4 लाख का 30% हुआ 120, इसमें 3 लाख का 30% हुआ 90,000, यहां 2 लाख का 30% हुआ 60,000। तो ये टैक्स घटाने के बाद पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और वी कैन से अर्निंग आफ्टर टैक्स, यहां आती है 280, यहां आ गई 2,10,000 और यहां पर आ गई 1,40,000। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे किससे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। देखिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि एक शेयर हमारा 10 रुपए का है। अब हम यहां पर देखिए जरा, टोटल कैपिटल हमने एज्यूम की थी 30 लाख की। अब उसमें से फर्स्ट सिचुएशन में 30 लाख में डेट बिल्कुल भी नहीं है, इसका मतलब पूरा का पूरा 30 लाख इक्विटी शेयर है। और अगर हम एक शेयर एज्यूम कर रहे हैं, 10 रुपए का एज्यूम कर रहे हैं अगर हम एक शेयर, तो ऐसी सिचुएशन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हमारा कितना हुआ, 3 लाख। सेकंड सिचुएशन देख लेते हैं, इसमें हमने डेट एज्यूम किया था 10 लाख, तो हमारी इक्विटी बची थी 20 लाख की, एक शेयर 10 का हुआ, 10 से डिवाइड किया तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आ गए यहां पर 2 लाख। थर्ड सिचुएशन में हमने एज्यूम किया था डेट हमारा 20 लाख है, तो टोटल कैपिटल थी 30 लाख, 20 लाख का हुआ डेट, तो इक्विटी शेयर कैपिटल बची 10 लाख की। 10 रुपए का एक शेयर, 10 से डिवाइड किया तो नंबर ऑफ शेयर यहां पर हो गए 1 लाख। तो नंबर ऑफ शेयर से अगर हम EAT यानी अर्निंग आफ्टर टैक्स को डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, अर्निंग पर शेयर यानी EPS। कैसे निकालेंगे हम इसको, हम डिवाइड करेंगे किसको, अर्निंग आफ्टर टैक्स को, किससे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। 2,80,000 को 3 से डिवाइड करते ही EPS आ गई 93 यानी 93 पैसा, 0.93। ऐसे ही सेकंड सिचुएशन में हम देख रहे हैं अर्निंग आफ्टर टैक्स 2,10,000 डिवाइड करेंगे 2 लाख से तो यहां पर आया 1.05। थर्ड सिचुएशन में हम देखते हैं तो अर्निंग आफ्टर टैक्स था 1,40,000, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर था 1 लाख, डिवाइड करते ही आया 1.40। दैट मीन्स यहां हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम अपनी टोटल कैपिटल के अंदर डेट को इंक्रीज करते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही हमारा EPS बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब ये सिचुएशन हमें कहती है कि जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे हम डेट को इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे EPS इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब अभी हम और डेट को अपने टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर में इंक्लूड कर सकते हैं। सो
ये सिचुएशन क्या कह रही है कि भाई आप और डेट को बढ़ाएंगे तो आपका ईपीएस जो है वो और बढ़ेगा। अब इस सिचुएशन को हम एक अलग टर्म का नाम देंगे। फिर से एक बार देख लीजिए, यहां क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम अपने टोटल कैपिटल में इंक्रीज कर रहे हैं डेट को, वैसे वैसे ऑर्गेनाइजेशन के जो शेयर होल्डर हैं उनकी अर्निंग इंक्रीज होती जा रही है। इसे कहा जाता है ट्रेडिंग ऑन equity. So trading on equity refers to the increase in profit earned by the equity shareholder due to the presence of fixed financial charges like interest. मतलब इंटरेस्ट भी हमारा बढ़ता जा रहा है, डेट भी हमारे बढ़ते जा रहे हैं, बट इवन देन हमारे जो इक्विटी शेयर होल्डर हैं उनको मिलने वाली अर्निंग भी इंक्रीज होती जा रही है। क्या नाम दिया हमने इसको? ट्रेडिंग ऑन equity, or we can say trading on equity is a financial process in which debt produces gain for shareholder. हम कह सकते हैं कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी एक ऐसी फाइनेंशियल प्रोसेस है जिसमें हम जितना ज़्यादा डेट को इंट्रोड्यूस करते हैं, लगाते जाते हैं, उतना ही ज़्यादा हमारे शेयर होल्डर का गेन होता जाता है। क्या नाम दिया हमने इसको? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। अब यहां पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि भाई हम यहां ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कर तो रहे हैं, लगातार हमारा जो प्रॉफिट है हमारे शेयर होल्डर का वो बढ़ भी रहा है, तो क्या ऐसा हमेशा होता रहेगा? क्या हम हमेशा डेट को बढ़ाते रहेंगे इक्विटी शेयर होल्डर के पैसे को इंक्रीज करने के लिए? नहीं, इसको हम दूसरे एग्जाम्पल से थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहां पर देखिए जरा आप, इसी पुराने एग्जाम्पल में, इसमें हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें इंटरेस्ट रेट है 10%, जबकि अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, इस एग्जाम्पल को देखें, तो इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि हमारी EBIT थी 4 लाख और हमारा टोटल फंड था 30 लाख। अगर हम EBIT की परसेंटेज निकालें, जिसको हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोल सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? हम इसको एज्यूम कर लेते हैं, ये 0 से 0 कट गई तो ये आ गया 3.3, यानी ये 12.3 समथिंग समथिंग कुछ हुआ, ये हुआ 4, हाँ इतना हुआ, 4 3 12 13, 13.3। इसका मतलब यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि हमारा ROI जो है वो क्या है? इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या देख रहे हैं? ऐसे सिचुएशन में हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम डेट को इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे हमारा EPS भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर सिचुएशन इसके अपोजिट हो जाए, मतलब अगर हमारा ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रेट से कम हो, तो भी क्या ऐसा होगा? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी होगी, डेट लगाने से क्या तब भी इक्विटी की वैल्यू बढ़ेगी? चलिए इसको भी समझ लेते हैं एक दूसरे एग्जाम्पल से। यहां देखिए, इसमें हम EBT एज्यूम कर रहे हैं, बाकी सब चीजें वही, लेकिन EBIT हम एज्यूम कर रहे हैं कि EBIT हमारी कितनी है? 2 लाख। अब देखिए 2 लाख हमारी EBIT है और टोटल कैपिटल हमारी हुई कितनी? 30 लाख। अगर हम यहां पर कैलकुलेट करें, क्या कैलकुलेट करें अगर हम यहां पर ROI, तो ये आ रहा है 6.67। दैट मीन्स यहां पर इंटरेस्ट रेट है 10%, जो हम पिछले वाली एज्यूम कर रहे हैं, जबकि ROI हमारा यहां पर आ रहा है 6.67। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा जो ROI है वो इस बार लेस हो गया, कम हो गया, किससे? इंटरेस्ट रेट से। इस सिचुएशन में देखते हैं EPS पर क्या फर्क पड़ेगा। ओके, EBIT तीनों सिचुएशन में वही 2 लाख। इंटरेस्ट फर्स्ट सिचुएशन में तो क्योंकि डेट हमने लिया ही नहीं था
सेकेंड सिचुएशन में 1 लाख था, थर्ड सिचुएशन में 2 लाख था। तो EBT आ गया इसमें 2 लाख, 1 लाख और यहाँ पर 2 लाख का EBIT था और इंटरेस्ट हमारा हुआ 2 लाख, तो कुछ भी यहाँ पर हमें बचा नहीं है, यानी EBT हमारा थर्ड सिचुएशन में क्या हो गया, नील हो गया। टैक्स था 30%, 2 लाख का 60% हुआ, 2 लाख का 30% हुआ 60,000, 1 लाख का 30% 30,000 और यहाँ है ही नहीं तो यहाँ टैक्स भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पर अर्निंग आफ्टर टैक्स हुआ 1,40,000, यहाँ 70,000 और यहाँ कुछ भी नहीं है। नंबर ऑफ शेयर फर्स्ट सिचुएशन में हमने निकाला था, पहले एग्जाम्पल में 3 लाख था, दूसरे में 2 लाख था और तीसरे में 1 लाख था। तो जैसे ही डिवाइड करोगे आप देखिए EPS 0.47, यहाँ पर EPS 0.35 और यहाँ पर EPS कुछ भी नहीं आया। इसका मतलब क्या है, इस सिचुएशन में जब हमारा ROI लेस है किससे, इंटरेस्ट से, ऐसी सिचुएशन में अगर आप डेट को इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, आपका जो EPS है यानी शेयर होल्डर की जो अर्निंग है वो घटनी शुरू हो जाएगी। सो इन शॉर्ट हम यहां पर क्या कहेंगे कि जब तक हमारा ROI ज्यादा है, किससे ज्यादा है, इंटरेस्ट से ज्यादा है। इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में यू कैन इंक्रीज डेट और डेट इंक्रीज करने से ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, EPS बढ़ेगा, शेयर होल्डर की वैल्यू बढ़ेगी। बट अपोजिट सिचुएशन की अगर हम बात करें कि अगर ROI लेस है किससे, इंटरेस्ट से, तब हमें डेट को बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए या उसको कम यूज करना चाहिए, क्योंकि इससे EPS जो है वो लगातार कम होता चला जाता है। सो ये था हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर कि कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, कितना मेंटेन उसको करना चाहिए और क्या बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे क्या कि कैपिटल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने वाले या कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करने वाले और कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं। सो पहला फैक्टर जो डिटरमाइन करता है, जो अफेक्ट करता है कैपिटल स्ट्रक्चर को, वो होता है कैश फ्लो पोजीशन। देखिए, एक कंपनी एम्प्लॉय करती है डेट सिक्योरिटीज अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में। कब? जब उसको मालूम है कि वो इजीली इंटरेस्ट पे कर सकते हैं, मतलब उनके पास एनफ कैश इनफ्लो है, शॉर्टेज नहीं है। अगर एनफ कैश इनफ्लो है तो वो क्या कर सकते हैं, डेट को कैपिटल स्ट्रक्चर में ज्यादा यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर उनके पास कैश की शॉर्टेज है तो इंटरेस्ट पे नहीं कर पाएंगे। ऐसी सिचुएशन में उन्हें कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट को कम यूज करना चाहिए और इक्विटी को ज्यादा यूज करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। देखिए, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का एक फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है? वो होता है EBIT अपॉन में इंटरेस्ट। मतलब ये क्या बताता है? ICR बताता है कि आपका EBIT इंटरेस्ट से कितने टाइम्स है, मतलब आप इंटरेस्ट के मुकाबले में कितने गुना ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। तो सिंपल सी बात यह है कि ICR जितना ज्यादा होगा, ICR जितना ज्यादा होगा, कंपनी बोरोड फंड को उतना ही ज्यादा यूज कर सकती है। मतलब क्या था? अभी हमने देखा EBIT कितने गुना है इंटरेस्ट का, तो ICR जितना ज्यादा होगा कंपनी उतना ज्यादा लोन वगैरह ले सकती है, उतने ज्यादा इंटरेस्ट पे कर सकती है। लेकिन अगर ICR कम हो गया, इसका मतलब कंपनी जो है वो कम पैसे कमा रही है। इंटरेस्ट का EBIT इंटरेस्ट से कितने गुना है, वो अगर कम हो रहा है, इसका मतलब इंटरेस्ट पे करने में प्रॉब्लम आ रही है। सो ICR अगर कम होगा तो हमें डेट फंड को कैपिटल स्ट्रक्चर में कम यूज करना होगा। ओके, थर्ड हमारा है डेट सर्विस कवरेज रेशियो। देखिए, डेट सर्विस कवरेज रेशियो में
फार्मूला होता है एक, इसका क्या फार्मूला है, इसमें हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेते हैं, डेप ऐड कर लेते हैं, इंटरेस्ट ऐड कर लेते हैं, और भी जो नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं उन सब को हम ऐड कर लेते हैं, और इस पूरे को हम डिवाइड कर देते हैं किससे, प्रेफरेंस जो हमारा डिविडेंड होता है प्लस इंटरेस्ट प्लस और भी जो फाइनेंशियल आपके रिपेमेंट ऑब्लिगेशन है उससे। तो इसका मतलब ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का थोड़ा सा और एक्सटेंशन है। तो इसमें भी देखिए DSCR ये क्या कह रहा है कि आपका जो प्रॉफिट है सारे नॉन कैश एक्सपेंसेस को ऐड करने के बाद वो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन जो आपको पे करने हैं उसका कितना टाइम्स है। इसका मतलब ये रेशो भी जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, उतना ही ज़्यादा आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, उतना ही ज़्यादा आप इंटरेस्ट की पेमेंट कर सकते हैं। इसका मतलब ये रेशो जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा डेट बोरो किया जा सकता है, और ये रेशो जितना कम होगा उतना ही कंपनी को सोचना चाहिए कि वो डेट को अवॉइड करें और इक्विटी कैपिटल को ज़्यादा यूज करें। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये तो हमने अभी इससे पहले ही समझा था। क्या समझा था हमने कि इफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट देन कंपनी मस्ट प्रेफर डेट in its capital structure, whereas if return on investment is less than rate of interest to be paid on debt then company should avoid debt। अभी तो देखा था कि ऐसे सिचुएशन में जब ROI ज्यादा है तो डेट ले सकते हो, आप डेट को और इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन अगर ROI इंटरेस्ट से कम हो गया तो ऐसे सिचुएशन में आपको अवॉइड करना चाहिए किसको, डेट को। ओके, नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट ऑफ डेट। इफ फर्म कैन अरेंज बोरोड फंड एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कॉस्ट ऑफ डेट क्या है, इंटरेस्ट है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट लो है तो आप डेट को ज्यादा यूज कर सकते हो इक्विटी के कंपैरिजन में, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो आपको डेट को कम यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है टैक्स रेट। देखिए हाई टैक्स रेट मेक्स डेट चीपर। क्यों? क्योंकि भाई इंटरेस्ट पे करते हैं, इंटरेस्ट पे करने से प्रॉफिट कम हो जाता है जिससे टैक्स हमारा कम लगता है। लेकिन जो डिविडेंड होता है जो कि हमें इक्विटी पर पे करना होता है उस डिविडेंड के ऊपर तो कंपनी उल्टा टैक्स पे करेगी। सो हाई डेट कब हमें यूज करना चाहिए, जब डिविडेंड के ऊपर ज्यादा टैक्स हो, यानी टैक्स गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा चार्ज कर रही हो, तब हमें डेट को बोरोड फंड को यूज करना चाहिए। अगर टैक्स रेट लो है तो डेट की बजाय इक्विटी को प्रेफर किया जाना चाहिए, यानी इक्विटी की क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। देखिए जो डेट होता है, डेट को इंक्रीज करने से ईपीएस हमारी बढ़ती है, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या कह सकते हैं कि भाई कैपिटल स्ट्रक्चर में हमें क्या करना चाहिए, जब तक डेट को बढ़ाते रहो जब तक कि हमारा जो ईपीएस है वो बढ़ता जाए। कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है, ईपीएस ही तो है जो डिविडेंड हम दे रहे हैं अपने किसको, इक्विटी शेयर होल्डर को। लेकिन अगर ईपीएस घटता जा रहा है तो आपको डेट को फिर अवॉइड कर देना चाहिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फ्लोटेशन कॉस्ट। देखो शेयर इशू करते हैं, इससे बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी होती है, डिबेंचर भी उसमें भी फॉर्मेलिटी होती है, फ्लोटेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है। अगर फ्लोटेशन कॉस्ट ज्यादा आ रही है तो ऐसे सिचुएशन में कंपनी को लोन बैंक वगैरह से ले लेने चाहिए, यानी इस तरीके का बोरोड फंड यूज करना चाहिए। हाँ, अगर फ्लोटेशन कॉस्ट कम है तो कंपनी इक्विटी को यूज कर सकती है या फिर डेट या डिबेंचर वगैरह इशू करके पैसे को अरेंज कर सकती है, यानी फ्लोटेशन कॉस्ट भी एक फैक्टर है जो हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा रिस्क कंसिडरेशन। देखिए फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है,
एक ऐसी पोजीशन कंपनी के लिए जब वो अपने इंटरेस्ट वगैरह को पे नहीं कर पाएगी। ये रिस्की पोजीशन है, रिस्की सिचुएशन है कंपनी के लिए। तो अगर कंपनी ऐसे सिचुएशन में आ गई है कि उसको फाइनेंशियल रिस्क बियर करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट पे करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में उसको मोर कैपिटल यूज करनी चाहिए और डेट को अवॉइड कर देना चाहिए। लेकिन अगर कंपनी इस फाइनेंशियल रिस्क को उठाने के लिए तैयार है, वो इंटरेस्ट इजीली पे कर सकती है, उस रिस्क को बियर कर सकती है, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको ऐसे सिचुएशन में डेट यूज करना चाहिए, यानी डेट वो ज्यादा यूज कर सकती है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। देखो, ज्यादा डेट होने से क्या होगा, कंपनी की बोरो करने की कैपेसिटी घट जाएगी। अगर कंपनी की बोरो करने की कैपेसिटी घट जाएगी तो फ्यूचर में उसको लोन वगैरह मिलना मुश्किल हो जाएगा। सो कंपनी को क्या करना चाहिए, डेट फंड को आइडियली यूज करना चाहिए, ना तो बहुत ज्यादा हो ना ही बहुत कम हो। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो सकता है, कंट्रोल। इक्विटी शेयर होल्डर अगर चाहते हैं कि उनका कंप्लीट कंट्रोल रहे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या करेंगे, वो कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी को ज्यादा रखेंगे, यानी नए इक्विटी को इशू करना प्रेफर नहीं करेंगे। लेकिन अगर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई कंट्रोल शेयर और होगा या नहीं होगा, तो डेट की बजाय नए इक्विटी शेयर इशू करके कैपिटल स्ट्रक्चर को बढ़ा लेना चाहिए, यानी कैपिटल को ले आना चाहिए। इस तरीके से सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें, अगर इक्विटी शेयर होल्डर माइंड नहीं कर रहे कंट्रोल को, तो भैया आप डेट को कम यूज करो और नए इक्विटी शेयर इशू करो। अगर वो चाहते कंट्रोल हमारा ही रहे, नया कोई और कंट्रोल शेयर करने वाला ना आए, तो बोरोड फंड को, डेट को ज्यादा यूज करना चाहिए, यानी डेट की क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। देखिए, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में आते हैं सेबी की गाइडलाइंस, गवर्नमेंट का जो एक्ट है उसकी गाइडलाइंस। तो अगर सिचुएशन ऐसी है कि भाई हमें ये डिटरमाइन करना है कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, तो सबसे पहले हमें सेबी की गाइडलाइंस को ध्यान में रखना पड़ेगा, मॉनेटरी पॉलिसी को ध्यान में रखना पड़ेगा। सेबी गाइडलाइंस अगर इजी हैं तो हमें क्या करना चाहिए, तब हम शेयर वगैरह इशू कर सकते हैं और अरेंज कर सकते हैं पैसा, कैपिटल स्ट्रक्चर इस तरीके का डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर सेबी की गाइडलाइंस थोड़ी शेयर के मामले में, कैपिटल के मामले में थोड़ी रिजिड है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको लोन वगैरह ले लेना चाहिए। सो इस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का भी हमें ध्यान में रखना होता है। नेक्स्ट है स्टॉक मार्केट कंडीशन। अगर बूम कंडीशन चल रही है, यानी मार्केट बहुत अच्छी चल रही है, ऐसे सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर में एडिशनल कैपिटल के लिए, यानी नए शेयर इशू कर देंगे, पब्लिक ले लेगी शेयर। लेकिन अगर डिप्रेशन चल रहा है, अगर रिसेशन चल रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में शेयर तो इशू करेगी कंपनी, तो लेंगे ही नहीं लोग। तो ऐसे सिचुएशन में हमें बैंक वगैरह से लोन लेना चाहिए, यानी डेट को ज़्यादा यूज करना चाहिए। लास्ट है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज। देखिए, दूसरी कंपनियों का कैपिटल स्ट्रक्चर भी हमारी कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करता है। हमें दूसरी कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर को भी फॉलो करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमें ब्लाइंडली उनको फॉलो कर लें। अगर आप ब्लाइंडली दूसरी कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर को फॉलो करोगे तो इससे आपके बिजनेस में रिस्क भी हो सकता है। सो ये थे फैक्टर जो कैपिटल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करते हैं। होप आपको कैपिटल स्ट्रक्चर और उसके फैक्टर्स क्लियर हो गए हों। थैंक यू।